हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास के मैथ को। ये जो हम मैथ पढ़ाने वाले हैं, मैथ की सीरीज चलने वाली है, बिल्कुल आपकी एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज चलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चलेंगे और एक एक करके इसके पूरे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 है हमारा वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं। अच्छा देखो बच्चों, अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग 9th क्लास तक बहुत कुछ पढ़ते हुए आए हैं। क्या क्या पढ़ के आए हैं हम 9th क्लास तक? हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ लिया है, हम लोगों ने पूर्णांक के बारे में पढ़ लिया है, हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिया है। हमने 9th क्लास तक ये भी पढ़ लिया है कि यदि कोई संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है, अगर हम किसी संख्या को p/q या फिर आप कह लीजिए अंश बटे हर के रूप में लिख पा रहे हैं, तो हम उस संख्या को कहते हैं कि वो संख्या परिमेय संख्या होगी। ये हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास तक। लेकिन अब हम यहाँ पे ये भी पढ़ चुके हैं बच्चों कि अगर किसी संख्या को p/q के रूप में हम नहीं लिख पाते हैं तो उस संख्या को हम अपरिमेय भी कहते हैं। ठीक है, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या, क्या काल्पनिक संख्या है, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संख्या, मिश्रित संख्या, ठीक है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई संख्या इस तरीके से लिखी हुई है √p, जहाँ पे p कोई अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का क्या मतलब है, इसके बारे में भी आप जान चुके हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अब ये अभाज्य संख्या होती क्या है? भाज्य और अभाज्य दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो केवल स्वयं से और एक से घटती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि 2 लिखा हुआ है। 2 जो है वो अपने से छोटे या तो 1 से घटेगा या फिर 2 स्वयं से घटेगा। तो ऐसी संख्या जो अपने आप से और 1 से घटती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई संख्या √p के रूप में लिखी हुई है, जहाँ पे p एक अभाज्य संख्या है, तो इसे भी हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम 10th के इस पहले चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं बेसिकली। तो हम 10th के इस पहले चैप्टर में ये जो हमने अभी तक पढ़ा था कि √2, √3, √5 एक अपरिमेय संख्या होती हैं, यानी कि अगर √ के अंदर अभाज्य संख्या आ जाए तो उसे हम अपरिमेय कहते हैं। ये हम चैप्टर नंबर 1 में सिद्ध करके दिखाने वाले हैं, वो भी गणित का यूज करके, गणितीय आगमन का यूज करके, मतलब मैथ के प्रिंसिपल लगा करके, मैथ्स के हम फॉर्मूला लगाएंगे। बेसिकली एक प्रमेय आपको पढ़ने को मिलेगी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम का प्रयोग करने के पश्चात हम यहाँ पे सिद्ध करके दिखाएंगे इस पहले चैप्टर में कि ये अभाज्य संख्या है। अगर किसी √ के अंदर यानी कि वर्गमूल के अंदर अगर अभाज्य संख्या लिखी हुई है तो वो क्या होती है? अपरिमेय होती है। तो आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने से पहले आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर ही आधारित है। तो आइए समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहती है कि यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, यानी कि दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो दो अन्य धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि a = bq + r हो। इस बात पर जरा ध्यान से समझना, a = bq + r हो। अभी जरा इसको ध्यान से समझिएगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो मैं इसको और अच्छे से रिलेट करके समझाऊंगा। अब आते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF चाहिए हो। HCF का मतलब होता है महत्तम पूर्णांक या महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसका कहते हैं हम महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं H for highest, C for common, F for factor, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो अगर हमें दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक निकालना है, जो कि हम इस चैप्टर में पहले एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं, तो वो हम निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। इसके कुछ स्टेप लिखे हुए हैं। क्या क्या स्टेप है? पहला स्टेप ये है कि a और b के लिए अगर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है तो आप इस तरीके से लिखेंगे उसको, a = bq + r, जहाँ पर ये जो r है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए, परंतु b से छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन सर्वमान्य है, तभी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगेगी। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन किसकी है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय की बेसिक कंडीशन है। ठीक है, आगे बात करें। स्टेप नंबर 2 क्या है? यदि इस r का मान 0 है, ध्यान से सुनना, यदि इस r का मान 0 है तो ये जो b है आपका, यही आपका HCF हो जाएगा a और b का। यदि r का मान 0 है तो b जो लिखा हुआ है वो b है, a और b का HCF हो जाएगा। लेकिन यदि r का मान 0 नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप b और r के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यानी इस वाले b और इस वाले r के लिए, जो अगर r का मान 0 नहीं आएगा तो आप b और r के लिए फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। और जब आप प्रयोग करेंगे तो इस बार आप क्या निकालेंगे? q1 और r1, दो अन्य चीजें, हमें दो अन्य पूर्णांक मिल जाएंगे। अब दो अन्य पूर्णांक हमें प्राप्त हो गए तो हम उसको इस प्रकार से लिखेंगे b = rq1 + r1।
ठीक है, b बराबर r(q1 + r1)। अब इसके बाद क्या होता है, यदि इस r1 का मान अब 0 है तो इस r1 का मान अगर 0 है तो जो हमारा ये कैपिटल R, ये वाला जो R बचा पहला वाला लिखा था ना, b बराबर r(q1 + r1)। तो यदि r1 का मान 0 है तो इस कंडीशन में ये जो r है ये हमारा HCF हो जाएगा। लेकिन यदि इस r1 का मान 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस r1 में और इस r में फिर से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। और ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक यहाँ पे जो भी डिजिट आएगी उसका मान 0 ना आ जाए। अब इसको आप ऐसे समझिए, a बराबर bq + r को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब ये जो मैंने आपको ये जो प्रमेय लिखाई है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये जो कंडीशन है ये कंडीशन हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने पहले ही पढ़ी है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसी से रिलेट करिए। भाज्य बराबर भाजक यानी कि b गुणा भागफल यानी कि q प्लस शेषफल यानी कि r। यदि शेषफल r की वैल्यू 0 है तो b जो है वो हमारा HCF हो जाएगा। अब आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम और अच्छे से समझते हैं क्वेश्चनों के बेस पर। जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये तो थ्योरी है, थ्योरी आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अप्लाई करना मेन इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस थ्योरी को अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चन में। तो आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझते हैं कुछ क्वेश्चनों से। जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, एक्सरसाइज हमारी पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का आपको प्रयोग करना है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 135 और 225। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या है 225, यानी आप इस तरीके से लिखेंगे, देखिए a बराबर bq + r होता है। क्या होता है, a बराबर bq + r। अब इस a बराबर bq + r के अकॉर्डिंग बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, यानी कि 225 बराबर इस तरीके से लिखेंगे b यानी कि 135 गुणा। आपको बेसिकली करना क्या है और प्लस यहाँ करना है, 135 से आपको 225 को भाग करनी है। अब जब आप भाग करेंगे तो आप पाएंगे कि 135 को एक ही बार जाएगा, 135 माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, कितना बचेगा, 90 बचेगा भाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा *1, यानी कि एक बार गया और शेषफल आ गया 90। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये कहती है कि जब यहाँ पर r का मान अगर 0 ना आए, क्योंकि अगर r का मान 0 आ जाता है तो यही जो हमारा b है वही हमारा HCF हो जाता है। लेकिन यहाँ r का मान 0 नहीं आया है। जब r का मान 0 नहीं आता है तो हम इसी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करते हैं। तो इस बार जो है हम b और r के लिए करेंगे, b और r के लिए, तो कहते हैं ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो b यानी कि इस बार लिखा जाएगा 135 बराबर r क्या था 90 इंटू कुछ मल्टीप्लाई प्लस शेषफल। अब आप क्या करेंगे, आप 90 से भाग करके देखिए 135 को। जब आप 90 से 135 को भाग करेंगे तो 90 का 90 कितना बच जाएगा भाई, बच जाएगा 45 बच जाएगा। ठीक है, एक बार जाएगी 90 और बच जाएगा 45। तो बस यहाँ पे लिख दीजिए 90 एक बार गई और शेषफल कितना बच गया 45 शेष बच गया। अब क्या करना है, अब देखो फिर से चेक करेंगे, r की वैल्यू फिर से 0 नहीं आई। अब जब r की वैल्यू फिर से 0 नहीं आई तो हम क्या करेंगे, हम फिर से इस क्वेश्चन को, इसको जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय को फिर से लगाएंगे। तो फिर से इस बार लगेगी 90 और 45 में, तो इस बार लिखा जाएगा 90 बराबर 45 इंटू 45 में क्या करें, तो आप करेंगे 45 से 90 को भाग। ठीक है, क्या करना है, अब यहाँ पे 45 से आप 90 को भाग करके देंगे। जब भाग करेंगे तो 45 दूनी 90, 2 बार खत्म हो गया। अब जब यहाँ आपने जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करी या 2 बार करी तो आपका शेषफल 0 आ गया। अब इस बात कंडीशन पे ध्यान देना, जब भी r का मान 0 आ जाएगा, यानी शेषफल जिस भी स्थिति में 0 आ गया, उस स्थिति में ये जो b की जगह पे लिखी हुई संख्या होगी वही आपका HCF आ जाएगी। b की जगह पे क्या लिखा था 45, तो हम कह सकते हैं 135 तथा 225, 135 तथा 225 का जो HCF है उसकी वैल्यू क्या आ गई, उसकी वैल्यू 45 आ गई। और किसकी सहायता से निकाला हमने, तो ये निकाला हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। आप चाहें तो यहाँ पर a बराबर bq + r की जगह पे ये भी लगा सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। a बराबर bq + r, a यानी कि 225 बराबर इतना, इतना इंटू इतना, इतना। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, देखते हैं पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। देखिए मैं सारे पार्ट या सारे जो क्वेश्चन है वो इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन में सारे पार्ट कराने लग गया तो वीडियो और लेक्चर जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको हम अवॉइड कर रहे हैं। जो सेम चीज़ें हैं उनमें से मैं कुछ करा दे रहा हूँ, कुछ आप करके देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। लिखा है 6, 8, 6, 7 और 255, इसका आपको HCF निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले वही लिखेंगे यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहती क्या है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहती है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब a बराबर बी क्यू प्लस आर के अकॉर्डिंग आप यहाँ देखिए कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या डेफिनेटली यहाँ पे 667 है, तो 867 है सॉरी, तो 867 बराबर इसके करके लिखेंगे 255 गुणा। अब 255 से कितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे हमारा 8 आ जाए। तो इसको देखो आप क्या करना है, बेसिकली टाइम बचाने के लिए हम कुछ इस तरीके से करके लिखेंगे। देखो इसका पहला डिजिट क्या है 2, इसका पहला डिजिट क्या है 8। अब 2 के पहाड़े में आप 8 कहाँ आएंगे? तो 2 चौक 8 आता है, लेकिन यहाँ 2 के बाद 5 भी लिखा हुआ है और यहाँ 8 के बाद 6 भी लिखा हुआ है। तो हम 2 चौक 8 डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, हम चलते हैं इसके 3 पे, यानी कि हम करते हैं 255 × 3। 5 या 15 का 5 हासिल लगाए, 15 और 16 का 4 हासिल लगाए, 3 और 6 और 1 7, यानी कि 7 6 5 ये संख्या हमें मिल गई। तो जब हम भाग करेंगे 255 से 887 को, तो हमें 3 बार गया और क्या मिला 765 को माइनस करो कितना आएगा 201 102। अब देखो 102 कम आ गया, इससे भागा गई नहीं जा सकती। इसका मतलब क्या है 255 गुणा कितनी बार गई 3 बार, प्लस शेषफल कितना बचा 102 बचा। ठीक है, तो शेषफल आ गया 102। अब नेक्स्ट क्या है, देखो r का मान फिर से क्या, r की जगह पे क्या आया इस बार 102 जीरो के इक्वल नहीं है, तो हम इसको प्रोसेस को फिर से लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसमें फिर से लग जाएगी। तो इस बार क्या लगेगी, इस बार 255 के अकॉर्डिंग लगेगी। 255 = 102 गुना। अब 102 में किस तरीके से मल्टीप्लाई करके चेक करनी है, फिर से वही करना है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो लगभग इंटू 2 करके देख लीजिए। इंटू 2 करोगे तो हो जाएगा 40204। अब 204 और 255 लगभग उतना ही जाएगा, यानी इंटू 2 कर दीजिए। और जब 204 आप यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे आप माइनस करके देख लेना, जिससे आपका टाइम बच जाएगा यहाँ पे 51 बच जाएगा। देखो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपका टाइम बचेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कर रहे हैं ये मैक्सिमम 2 या 3 नंबर में आने वाला है। अब 2 या 3 नंबर में अगर कैलकुलेशन में आपने ज़्यादा समय लगा दिया तो आपको आगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए अब यहाँ पे फिर से 0 नहीं आया तो हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो 102 = 51 इंटू, अब 51 है यहाँ और यहाँ 102, तो आपको पता है 51 के 2 से गुणा कर देंगे तो 102 पूरा का पूरा आ जाएगा। यानी इस स्थिति में शेषफल कितना आ गया 0। r का मान जब तक 0 नहीं आता है तब तक यूक्लिड विभाजन प्रमेय इसमें लगानी है। जहाँ 0 आ जाए और जिस वैल्यू पे 0 आ जाए वो हमारा HCF हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 667 तथा 255 का जो HCF है वो कितना है, महत्तम समावर्तक, वो है भाई 51। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन अब कर लिया है। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ पे q कोई पूर्णांक है। तो देखो 6q + 1 या 3 + 5 के रूप में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि दो वही, सबसे पहले क्या मानेंगे, सबसे पहले वही मानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। तो मान लेते हैं, माना a तथा b 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, a तथा b 2 धनात्मक पूर्णांक हैं। अब आप एक बात बताइए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है? अभी हमने पढ़ा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहती है a बराबर होता है bq + r के बराबर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या दिया है? क्वेश्चन ने दिया 6q + 1, 6q, फिर यहाँ भी 6q, यानी कि क्या है, q से पहले b की जगह क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। यानी हमें पता चल गया कहीं ना कहीं b बराबर क्या है 6 है। कैसे? प्रश्नानुसार b का मान क्या है 6 है। और जब b का मान 6 है तो हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाई r का जो मान होता है वो 0 से बड़ा 0 के बराबर होता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि r का जो मान है वो 0 से लेकर के 6 से छोटा होगा। अब 6 से छोटा 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा, तो r का संभावित मान होगा 0 1 2 3 4 5 और 6। क्या 6 होगा? नहीं होगा, क्यों? 6 से छोटा है। तो यहाँ तक हो जाएगा 0 से लेकर के 5 तक वैल्यू हो जाएगी r की। अब जब ये r की वैल्यूज आ ही गई हैं तो a बराबर bq + r था और b का मान 6 था। तो इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण 1 जो है वो किस तरीके से बन चुकी होगी, a बराबर 6q + r की जगह क्या हो गया होगा एक बार 0, फिर क्या हो गई होगी 6q + 1, फिर क्या हो गया होगा एक बार r बराबर 2 रख लीजिए। इसी तरीके से एक बराबर r बराबर 3 रख लीजिए। इसी तरीके से r बराबर 4 और इसी तरीके से r बराबर
5 रख दिए, यानी कि ये कुल मिलाकर के एक हमारे पास ये सारे संभावित मान आ गए हैं। अब इसमें बात क्या हुई थी? बात हुई थी धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में। विषम और सम दो प्रकार के पूर्णांक होते हैं। विषम होते हैं वो जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होते हैं, और सम होते हैं वो जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे जिसमें ऑलरेडी 2 आ रहा है तो 2 से विभाजित हो ही जाएगा, तो ये हमारे किसी काम का नहीं। इसमें भी 4 2 आ रहा है, ये भी विभाजित हो ही जाएगा, ये भी किसी काम का नहीं। 0 आ रहा है, 0 एक सम संख्या होती है, इसको हटा दीजिए। तो ये जो 3 हमारे पास थे 6 में से, वो हमारे सम थे, यानी विषम क्या बचे। अतः हम कह सकते हैं, अतः लास्ट में लाइन आ जाएगी, अतः हम कह सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध हो जाएगा। एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिकॉल कराता हूँ आपको। देखो, धनात्मक विषम पूर्णांक की बात चली थी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमने 2 पूर्णांक मान लिए, a और b। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहती है a बराबर होता है bq + r के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ने bq की जगह 6q ऑलरेडी मेंशन था, यानी कि b की वैल्यू क्वेश्चन ने ऑलरेडी 6 दी थी। तो b का मान जब क्वेश्चन ने ऑलरेडी 6 दिया है, तो r के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं? 6 से कम और 0 से बराबर है 0 के बड़ा। तो 0 से लेकर के 5 तक की संख्या हमारी r के मान हो गए। r के मान संभावित हमने a की वैल्यू रख दी, तो हमारे a के 6 संभावित मान मिले, जिसमें से हमने 0 वाला, 2 वाला और 4 वाला इसलिए काट दिया क्योंकि ये तीनों मान सम संख्या थे। अगर वो यहाँ पे क्वेश्चन ये गया था धनात्मक सम पूर्णांक, तो यहाँ हो जाता 6q + 0, 6q + 2 और 6q + 4 के रूप का होता है। तो उस स्थिति में हम ये वाली लाइन लिखते हैं कि धनात्मक सम पूर्णांक इस प्रकार का होता है। लेकिन उसने विषम की बात की थी, तो विषम में वो संख्या आएंगी जिसमें 2 से विभाजित नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली किसी एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मोर्चा करना है भाई। ठीक है, आगे बात कीजिए उन स्तंभों की, इस लाइन पर ध्यान देखना, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर पूछा है, ज्ञात कीजिए जितने पे मोर्चा कर सकते हैं। अब एक बार बताइए, 2 चीजें पूछी गई है, मैक्सिमम और मैक्सिमम को मैंने अभी आपको बताया है कि मैक्सिमम का मतलब होता है महत्तम समापवर्तन। यानी इतना तो हमें पता चल गया कि भैया इसमें HCF निकालना कहीं ना कहीं। अब निकालना किसका है? 616 और 32 का। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर भैया अधिकतम, क्या पूछा है इसने? अधिकतम पूछा है, अधिकतम स्तंभों की संख्या। ठीक है, अधिकतम स्तंभों की संख्या, तो अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर हो जाएगा भैया 616 तथा 32 का HCF। अब 616 और 32 का HCF हम निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, लगा दीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, लगाइए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहती है BA बराबर BQ + R, जहाँ पे A बड़ी वैल्यू है। अब बड़ी क्या है इसमें? 616। ठीक है, 616 बराबर छोटी क्या है? 32 गुणा किसकी गुणा करें? प्लस कितना, क्या शेषफल बचे। अब आप दिमाग लगाने की बात है, यहाँ लिखा हुआ है 3, 32 और यहाँ लिखा हुआ है 61। अब ध्यान दीजिएगा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे भाई। 3 के पहाड़े में देखो, 3 के पहाड़े में 6 कहाँ तक आता है? 2 बार आता है, लेकिन ये 2 अंकों की संख्या और ये 3 अंकों की संख्या है, तो नियर बाई 20 करके देख लेते हैं। 32 की अगर हम 2 में गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा भाई? 4 6 640 हो जाएगा। 640 का मतलब है 20 ज़्यादा हो जाएगा, 20 ज़्यादा हो गया तो 19 करके देख लोगे, 08 आ जाएगा। ठीक है, तो 608, हाँ ठीक है, 608 बहुत सही है। तो 19 32 गुणा 19 और प्लस शेषफल क्या बच जाएगा भाई? शेषफल बच जाएगा, यहाँ से बात करें तो 8 शेष बच जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ r की वैल्यू हमें 0 नहीं मिली है, 0 नहीं मिली है तो हम क्या करेंगे? फिर से रिपीट करेंगे प्रोसेस, और इस बार किसके अकॉर्डिंग होगी? 32 के अकॉर्डिंग। 32 बराबर लिखा जाएगा 8 इंटू, अब आपको पता होगा 8 चौक 32 होते हैं, यानी 8 में 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 0। अब जैसे ही 0 मिल जाता है तो ये जो डिजिट होती है ये हमारा HCF हो जाती है। यानी फाइनली हम कह सकते हैं कि 8 अधिकतम स्तंभ होंगे, 8 अधिकतम स्तंभ होंगे। ठीक है, यानी कि परेड टुकड़ी को जो आप परेड कराएंगे उसमें कितने मैक्सिमम स्तंभ चल सकते हैं? तो 8 स्तंभ चल सकते हैं। HCF निकालना है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक m के लिए उसका जो वर्ग होता है वो 3m और 3m+1 के रूप का होता है। अब सिंपल सी बात है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की बात चल रही है, तो पहली लाइन आप स्वयं लिख लेंगे क्या कि माना दो धनात्मक पूर्णांक है, माना 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b है
जहाँ पर आप एक बात बताइए, जहाँ पर a तो b से बड़ा होगा ही होगा, बट b की जो वैल्यू है, परंतु b का जो मान है ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पे आपको 3 दे दिया। कैसे आप कहेंगे कैसे भाई, देखो ना यार 3m और 3m+1 दे रखा है, और प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय क्या कहती है भाई, जैसे इसमें शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, EDL लिख दूंगा मैं शॉर्ट में, आप ध्यान से समझिएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा कहती है a बराबर bq+r, ये तो कहती है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या दिया 3m और 3m+1, यानी कहीं ना कहीं इस b की वैल्यू क्या है 3 है। अब इस b की वैल्यू 3 के बाद ये एक चीज़ और कहती है कि r की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी होगी, 0 से बड़ी होगी, 0 के बराबर होगी, लेकिन b से छोटी होगी। तो इस स्थिति में भाई मुझे एक बात बताओ, a बराबर मेरे पास 3 कंडीशन बची, एक है 3q+1, अब q भी नहीं है यहाँ पर, क्यों क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक m है, q तो है नहीं, यहाँ है धनात्मक पूर्णांक m, तो हम करेंगे क्या, हम इस q को रिप्लेस कर देते हैं m से, तो ये हो जाएगा bm+r यानी कि 3m+1। अब आगे देखो 3m+1, a क्या आ जाएगा, a बराबर 3m, अच्छा 0 से स्टार्ट होगा, 3m+0 या 3m कह लीजिए इसको, 3m+1, और एक आ जाएगा a बराबर 3m+2, क्योंकि r के संभावित मान क्या होंगे 0, 1 और 2, b से छोटा होगा तो 2 तक ही लिया जाएगा, 3 नहीं लिया जाएगा। आगे बात करें, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब उसने एक और बात कही थी, पूर्णांक का वर्ग, वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है इनका स्क्वायर। ठीक है, करते हैं, आइए समीकरण नंबर 1 का वर्ग करने पर, इसी तरीके से यहाँ मैं करूँगा समीकरण नंबर 2 का वर्ग, यहाँ मैं कर रहा हूँ समीकरण नंबर 3 का वर्ग, ध्यान से समझिएगा। a बराबर 3m, और स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 3m को मैं क्या लिख सकता हूँ 9m स्क्वायर, 3m का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब ये जो 9 आया है इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3m स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जा सकता है ना भाई, 3 इंटू 3m स्क्वायर। अब ये हमने ऐसा क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना था कि वो 3m और 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है भाई, ठीक है, डन डन डन। इस पूरे को क्या मान लेते हैं, इस पूरे को m मान लेते हैं, या आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर q में सॉल्व करते हुए आइए, q यहाँ पे q, यहाँ में q में सॉल्व करते हुए आइए, ऊपर से q में सॉल्व कीजिए, और नीचे आने के बाद जब आप यहाँ पे वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे आप यहाँ पे लास्ट में यहाँ इसकी जगह आप इस तरीके से लिख दीजिए 3m, जहाँ m बराबर आप लिख देंगे 3q²। एक तरीका ये भी सही है आपका, लेकिन चूंकि यहाँ पे उसने ऑलरेडी कहा है कि पूर्णांक m की बात चल रही है, इसीलिए आप यहाँ पे प्रेफर मेरे अकॉर्डिंग कीजिए कि आप q की जगह पे m से क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जामिनर ये देखता है कि भाई क्वेश्चन पूरा q में करा है, लेकिन आपको बदल के दिया हुआ था m में, तो आपने q कहाँ से लिख दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप जो है यहाँ पे m में ही कीजिए, यहाँ लास्ट में लिख देना जहाँ इस वाला m बराबर है 3m², ये जो m है। तो ये पहली कंडीशन आ गई, यानी कि जो वर्ग है वो 3m के रूप का आ गया। सेकंड कंडीशन, सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर कीजिए, a² बराबर 3m+1 का होल स्क्वायर, और लगाइए इसमें a + b का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, a² डायरेक्ट में कर रहा हूँ अब 9m² प्लस 2ab 2 इंटू 3m इंटू 1 + 1 का स्क्वायर, यानी कि 1। अब जरा ध्यान देना बच्चों, इन दोनों में से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, दोनों में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा, यहाँ से बचेगा 3m² प्लस यहाँ से बचेगा 3 बाहर आ गया 2 इंटू m, 2m बच गया, और बाद जो ये हमारा 1 था +1 ऐड का वो यहाँ छूट गया। तो यहाँ से मैं इस पूरे की जगह पे m मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3m+1, जहाँ लास्ट में मैं लिख दूंगा कि जो मैंने m माना है वो क्या है 3m² प्लस 2m है। यहाँ देखो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि m एक इंटीजर है। अब हमें ये नहीं पता ना कि वो m कौन सा इंटीजर है, इसीलिए हम जो भी ये प्रोडक्ट आ रहे हैं 3m² प्लस 2m या और भी कुछ आ रहे हैं, तो हम उसको अपनी तरफ से मान रहे हैं m। आइए थर्ड क्वेश्चन का स्क्वायर करते हैं, तो a² बराबर क्या आ जाएगा 3m + 2 का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा टफ पढ़ने वाला है, टफ क्या पढ़ने वाला है, बेसिकली इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम, और कुछ नहीं। a² आ जाएगा 9m² प्लस 2 इंटू ab यानी कि 3m इंटू 2, और प्लस यहाँ आ जाएगा 4 2 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, डन। अब एक बार बताइए, अब इसको देखो ध्यान से, जब ये देखना है बस आपको, इसको मैंने लिखा है 4 इंटू 3m, और प्लस इस वाले 4 को मैंने लिख दिया 3 + 1, बस इतना ध्यान रखना है इसमें, इस वाले 4 को मैंने लिख दिया 3 + 1। अब क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों 3 पद हो गए, तीनों पद में से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। 3 जैसे ही मैंने कॉमन लिया बच्चे, क्या बचेगा, 3 कॉमन लेते ही मेरे यहाँ से लेकर के मैंने यहाँ तक 3 कॉमन ले लिया इतने में से, ठीक है। लास्ट का 1 मैंने छोड़ दिया, लास्ट का 1 छोड़ दिया तो वो आ गया +1 इधर।
इसमें से 3 कॉमन आया, क्या बचेगा 3m² प्लस यहाँ से क्या बचेगा 4 इंटू m, 3 तो कॉमन लिया प्लस यहाँ से बचेगा 3 तो बना 1। अब देखो इस पूरे की जगह पे मैं मान सकता हूँ m, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1, लास्ट वाली लाइन में आ जाएगा जहाँ m बराबर क्या आ जाएगा 3m² प्लस 4m और प्लस 1। तो आप एक बात बताइए, पहली स्थिति पहली इक्वेशन से a² बराबर मिला 3m, दूसरी इक्वेशन से a² बराबर मिला 3m प्लस 1, तीसरी इक्वेशन से भी हमने दिखा दिया कि a² बराबर है 3m प्लस 1। यानी कि हम ये कह सकते हैं अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक m के लिए अगर हम उसका वर्ग करते हैं तो उसका वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप का आता है। अब देखो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें सिर्फ यहाँ वर्ग के जगह पे घन दिया हुआ है, तो उसमें क्या करना है आप लोगों ने इसी तरीके से समीकरण बनेगी, इसी तरीके से उस क्वेश्चन की तुलना कर लेनी है, b की वैल्यू निकाल लेनी है, b की वैल्यू से r की वैल्यू आ जाएगी और उसके अकॉर्डिंग उन क्वेश्चनों को लिख देना है। जो भी इक्वेशन बनेगी उनको लिख लीजिएगा, उसके बाद उनका क्यूब करना है आपको। लगभग इसी के जैसा वो क्वेश्चन है, तो आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, उस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए और इस तरीके से ये 1.1 जो हमारी प्रश्नावली है वो समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 1.2 प्रश्नावली के बारे में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, लेक्चर समझ में आया हो, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही कंटेंट चाहे आपको और मिलता रहे। ये सीरीज़ बहुत लंबी खींचने वाली है, एक एक एक्सरसाइज, एक एक हेडिंग, एक एक टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे पूरा का पूरा 10th का सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसको और हेल्प कीजिए, किसी नीड बंदे की हेल्प कीजिए जिसको समझ नहीं आती है, अफोर्ड नहीं कर सकता है ट्यूशन वगैरह, तो वो यहाँ पे वीडियो देख सकता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।